जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी डिटेल में देने की कोशिश करेंगे कि आप 2026 में ये यात्रा कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वैष्णो देवी मंदिर कैसे जाएं, यात्रा के दौरान ठहरने और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था रहेगी, RFID कार्ड कहाँ से बनवाना होगा, घोड़े, पिट्ठू, पालकी के क्या रेट रहते हैं, बैटरी कार से कैसे जाएं और इसका क्या किराया रहता है, रोपवे एंड हेलीकॉप्टर का क्या किराया रहेगा एंड इनकी बुकिंग आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है और इसी वजह से इसे लाइफ की सबसे पावन यात्राओं में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, जिसकी वजह से आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए लगभग 12 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। रास्ता थोड़ा चढ़ाई वाला जरूर है, लेकिन चारों तरफ की खूबसूरत वादियां, पहाड़ और ठंडी हवा आपकी सारी थकान भुला देती हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हर कदम पर जय माता दी की गूंज सुनाई देती है, जो पूरे सफर को और भी खास बना देती है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के समय तो यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है और पूरा इलाका भक्ति और आस्था के रंग में रंग जाता है। अगर आप भी वैष्णो देवी जी की यात्रा पर निकलना चाह रहे हैं तो यकीन मानिएगा ये सफर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैष्णो देवी जी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक सफर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और अद्भुत अनुभव का संगम है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आप वैष्णो देवी मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपको वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कटरा तक पहुंचना होता है और यहीं से आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है एंड आप कटरा तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से जम्मू तक के लिए डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है। जम्मू पहुंचकर आपको जम्मू से कटरा तक के लिए डेली बेसिस पर चलने वाली बसेस की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जिनके थ्रू आप आसानी से जम्मू से कटरा तक बस के थ्रू पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा तक के लिए आपको नॉन AC बसेस एंड AC बसेस दोनों तरह की बसेस मिल जाती है, जिसमें AC बसेस का किराया 180 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का रहता है एंड नॉन AC बसेस का किराया 80 रुपए से 100 रुपए तक का, जो कि पर पर्सन का रहता है। जम्मू से कटरा तक की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है, जिस दूरी को आप 3 से 4 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू कटरा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भारत के कई बड़े शहरों से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। या फिर अगर आपको कटरा रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू पहुंच सकते हैं और फिर जम्मू से कटरा तक ट्रेन चेंज करके या फिर बसेस के थ्रू भी पहुंचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ट्रेन के थ्रू कटरा रेलवे स्टेशन तक आए थे तो आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो या फिर पैदल भी कटरा बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से कटरा बस स्टैंड तक के लिए आपको ऑटो का किराया 160 रुपए तक का रहता है और बाढ़ गंगा तक का 260 रुपए तक का। एंड अगर आप टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू जम्मू तवी से आए हैं तो ये बस वाले और टैक्सी वाले आपको कटरा बस स्टैंड पर ही ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ से आप अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप कटरा बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि आप ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर कर सकते हैं और कितने बजट में कर सकते हैं। दोस्तों कटरा में ठहरने के लिए आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट होटल्स जो कि आपको 600 रुपए से 1000 रुपए तक में मिल जाते हैं एंड ओनली नहाने धोने के लिए और लॉकर रूम की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि 120 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहती है। और ये सुविधा आपको कटरा बस स्टैंड के पास में ही मिल जाती है और रेलवे स्टेशन के पास में भी आपको ये सुविधा मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आप कटरा बस स्टैंड के पास में ये सुविधा लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड दोस्तों कटरा बस स्टैंड के पास में ही ये निहारिका कॉम्प्लेक्स भी है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी जी की ट्रस्ट की तरफ से बनाई गई है। यहाँ पर भी आपको ठहरने के लिए डॉर्मेट्री एंड होटल की सुविधा मिल जाती है, जिनके प्राइस इस तरह से रहते हैं। एंड डॉर्मेट्री की सुविधा आपको यहाँ पर 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है। आप इन डॉर्मेट्री या फिर होटल की बुकिंग इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जो कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लेकिन आप इसकी बुकिंग लगभग 2 महीने पहले ही करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, बिकॉज आपको यहाँ पर आकर डायरेक्टली होटल मिलने या फिर डॉर्मेट्री मिलने के कम चांसेस ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ठहरने की व्यवस्था भी हो गई है तो अब बात कर लेते कि आप अपनी यात्रा
यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है, जिसे आप कटरा रेलवे स्टेशन, न्यू ताराकोट मार्ग, त्रिकुटा भवन या फिर कटरा बस स्टैंड के पास से बनवा सकते हैं। ये RFID कार्ड फ्री में बनता है, जो कि आप यहाँ से बनवा सकते हैं। आपको ओनली अपना आधार कार्ड लेकर जाना होता है, जहाँ पर आपकी फोटो खिंचती है और आपको RFID कार्ड मिल जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, यात्रा समाप्त होने के बाद इसे आपको वापस भी लौटाना होता है, नहीं तो आपको 500 रुपए तक की पेनल्टी भी लगती है। दोस्तों, RFID कार्ड बनवाने के बाद आप बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर चलकर बाणगंगा गेट पर पहुँच जाएंगे। बाणगंगा गेट पर ही आपकी चेकिंग होगी, देन आपकी यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। दोस्तों, बाणगंगा गेट को दर्शनी द्वार के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से ऊपर मेन भवन तक का ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर तक का रहता है। दोस्तों, आप इस रास्ते को या तो पैदल पूरा कर सकते हैं या फिर घोड़ा, पालकी एंड पिट्ठू के थ्रू भी पूरा कर सकते हैं। घोड़े या फिर खच्चर से जाने का किराया इस तरह से रहता है एंड पालकी के थ्रू जाने का किराया इस तरह से। और दोस्तों, अगर आपके पास छोटा बच्चा है और आप उसके लिए ट्रॉली लेकर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रॉली की सुविधा भी मिल जाती है। ट्रॉली के प्राइस इस तरह से रहते हैं एंड अगर आप बैटरी कार के थ्रू मंदिर तक जाना चाहते हैं तो इसके चार्जेस इस तरह से रहते हैं, लेकिन ये केवल आपको अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद से ही भवन तक के लिए मिलती है। यहाँ टिकट काउंटर पर लाइन काफी लंबी रहती है, इसलिए इसकी टिकट आपको लगभग 1 से 2 महीने पहले ही बुक करके आनी चाहिए। इसकी टिकट आप ऑनलाइन बुक करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आप माता रानी के नाम का जाप करते हुए 2 मार्ग से पहुंच सकते हैं, एक ताराकोट मार्ग और दूसरा बाणगंगा मार्ग। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो आप ताराकोट मार्ग के रास्ते से जा सकते हैं, जिस रास्ते से आपको घोड़े, खच्चर, पालकी नहीं मिलते हैं एंड ये रास्ता पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है एंड या फिर आप बाणगंगा मार्ग से होते हुए भी जा सकते हैं। एंड दोस्तों, यात्रा करने के दौरान आपको हर तरह की सुविधा मिल जाती है, जैसे कि आपको जगह जगह पर वॉशरूम, बेंचेस, भोजनालय एंड शॉप देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर फ्री मेडिसिन एंड फ्री क्लिनिक की सुविधा भी है। और दोस्तों, यहाँ पर भोजनालय श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए जाते हैं, जिनमें आपको ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की अच्छी सुविधा मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आप लगभग आधा रास्ता पार कर लेते हैं तो आपको ये 2 रास्ते देखने को मिलेंगे जो कि आगे भवन के लिए जाते हैं। एक रास्ता हाथी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्धकुंवारी से होते हुए जाता है एंड दूसरा रास्ता हिमकोटी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि सीधा भवन के लिए निकलता है। और दोस्तों, अगर आप हाथी मार्ग से होते हुए जाएंगे तो आपको अर्धकुंवारी देखने को मिलेगा, जिस रास्ते में अर्धकुंवारी पड़ता है और यहाँ पर आप गर्भजून की गुफा में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ में यहीं पर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर गर्भजून में दर्शन करने के लिए भीड़ काफी रहती है, जिसकी वजह से इसकी वेटिंग 24 से 36 घंटे तक की भी रहती है। इसलिए अगर आपके पास इतना समय है तो आप इसी के पास से काउंटर से दर्शन पर्ची ले सकते हैं, जो कि निःशुल्क रहती है। एंड अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए रुकेंगे तो यहाँ पर आपको ठहरने की व्यवस्था भी करनी होगी। अर्धकुंवारी में ठहरने के लिए श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरफ से शारदा भवन में सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आपको लगभग 800 रुपए तक में होटल की सुविधा मिल जाएगी और डोरमेट्री आपको लगभग 150 रुपए तक में मिल जाती है, जो कि पर पर्सन के हिसाब से रहती है। और ये डोरमेट्री आपको श्री पुत्री भवन में मिलती है। लेकिन दोस्तों, इनकी बुकिंग लास्ट मोमेंट पर करना काफी मुश्किल रहता है, इसलिए आप इनकी पहले बुकिंग करके आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इनकी बुकिंग भी आप इस वेबसाइट पर जाकर पहले ही कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बाहर में ठहरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंबल लेकर भी ठहर सकते हैं, जो कि आपको 100 रुपए तक में कंबल मिल जाते हैं। ये 100 रुपए आपको पहले जमा कराने होते हैं और फिर जब आप कंबल वापस करने जाते हैं तो आपको ये 100 रुपए वापस मिल जाते हैं। एक कंबल का 100 रुपए जमा करा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब माता रानी का नाम लेते हुए हम आगे भवन की तरफ पहुँच जाएंगे और भवन पर पहुंचकर आपको भवन के आसपास में ही ठहरने की व्यवस्था भी करनी होती है। तो यहाँ पर भी आपको ठहरने के लिए रूम्स मिल जाते हैं, जिनके प्राइस इस तरह से रहते हैं एंड डोरमेट्री आपको 150 रुपए पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है, जो कि भवन के पास में ही स्थित है। और यहाँ पर निःशुल्क ठहरने के लिए भी कुछ स्थान बने हुए हैं, जहाँ पर आप ठहर सकते हैं, जैसे कि आप मनोकामना भवन के नीचे भी कंबल लेकर ठहर सकते हैं। यहाँ पर भी कंबल लेने की वही प्रक्रिया है, आपको पहले 100 रुपए जमा कराने होंगे और कंबल वापस करते हुए आपको 100 रुपए वापस मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, भवन में दर्शन करने जाने से पहले आपको भवन के पास में स्थित लॉकर रूम में अपना सामान जमा कराना होता है। ये लॉकर सुविधा निःशुल्क रहती है
एंड भवन के पास में ही नहाने के लिए लेडीज एंड जेंट्स के लिए अलग अलग सुविधा बनाई गई है, जहाँ पर आप अपने नहाने की व्यवस्था कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर दर्शन आपको 1 से 2 घंटे में आराम से हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नवरात्रि के टाइम पर या फिर किसी और फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पर आते हैं या फिर न्यू ईयर के टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो आपको भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है, तो उस हिसाब से आपको टाइम भी ज्यादा लगता है। अदरवाइज आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटे में ही आराम से दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर दर्शन करके काफी अच्छा लगता है, काफी शांति मिलती है। आप यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन अच्छे से करिए। फिर उसके बाद आप ऊपर भैरव बाबा मंदिर में श्री भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर भवन से थोड़ा और ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। ऊपर भैरव बाबा मंदिर तक पहुँचने के लिए आप पैदल चलकर जा सकते हैं या फिर घोड़े या फिर खच्चर के थ्रू भी जा सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे से जाने की टिकट 100 रुपए पर पर्सन की रहती है। ये रोपवे सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलती है। अब ऊपर पहुंचकर आपको मंदिर से पहले ही ये प्रसाद काउंटर देखने को मिलता है, जहां से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रसाद 50 रुपए में मिल जाता है और प्रसाद लेने के बाद आप भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दर्शन आराम से 10 से 20 मिनट में हो जाते हैं। यहाँ पर भी दर्शन करके काफी अच्छा लगता है और उसके बाद आप इस स्थान पर आकर कुछ देर फोटो भी खिंचवा सकते हैं, जो कि काफी सारे लोग खिंचवाते हैं। अब भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद आप वापस नीचे की ओर आ सकते हैं। अगर आप रोपवे के थ्रू आए थे तो आप वापस उसी टिकट के थ्रू नीचे भवन तक पहुंच जाएंगे या फिर आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं। अब भवन पर पहुंचने के बाद आप भवन से नीचे की ओर घोड़े, खच्चर, पालकी एंड बैटरी कार के थ्रू भी वापस नीचे जा सकते हैं, जिनका किराया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अब आप नीचे बाणगंगा गेट पर पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ आपकी वैष्णो देवी मंदिर की ये यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। एंड दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर के थ्रू मंदिर तक दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर का किराया एक तरफ का 2100 रुपए पर पर्सन का रहता है और आप इसकी टिकट ऑनलाइन बुक करके आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। एंड अगर बात करें कि वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप यहाँ पर वैसे तो साल के किसी भी दिन दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नए साल पर या फिर किसी फेस्टिवल पर या फिर नवरात्रि के समय पे यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको भीड़ थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। इस समय आपको यहाँ पर आराम से दर्शन हो जाएंगे और भीड़ भी कम देखने को मिलेगी। एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा कितना आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का आएगा और आप इस यात्रा को 1 से 2 दिन में ही आराम से पूरा कर लेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा से जुड़ी सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिनके साथ आप इस यात्रा पर आना चाहते हैं। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।